गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाइट, डिस्ट्रिक्ट कैथल। आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यवसायिक संगठनों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि छोटे स्तर पर जब हम व्यवसाय करते हैं तो वहां एकाकी व्यापार क्यों चुना जाता है, मध्यम स्तर का व्यापार जब हम करते हैं तो वहां साझेदारी संगठन क्यों चूज किया जाता है, और जब हम बड़े स्तर का व्यवसाय शुरू करते हैं तो वहां पर कंपनी संगठन क्यों चूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन। छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार, मध्य स्तर के व्यवसाय के लिए साझेदारी और बड़े स्तर के व्यवसाय के लिए कंपनी संगठन को अधिक उपयोगी माना जाता है। तो अब तक हम जो है वो कुछ व्यापारों के प्रारूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्या सीखेंगे हम आज इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है चयन, और साथ ही व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें या फिर हमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जब हम नया व्यवसाय शुरू करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। तो अब तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के व्यावसायिक संगठन हमारे होते हैं, जैसे कि एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी संगठन, कंपनी इत्यादि। ये हम चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि इनमें से सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसीलिए इसका स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि एक प्रारूप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त रह सकता है तो दूसरा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त रहेगा और दूसरा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में रहेगा। अतः व्यावसायिक संगठन का चयन करते समय कुछ बातों का, जो महत्वपूर्ण बातें जो मिस्टर हेने ने जो दी हैं, उनको ध्यान में रखना है जब हमें व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करना है। तो चलिए मिस्टर हेने द्वारा बताई गई बातों के बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे जरूरी, सबसे पहला, पूंजी की आवश्यकता। व्यवसाय में पूंजी लगाने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के पैमाने और उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। एक निर्माणी संस्था को एक परचून की दुकान से अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। निर्माणी कौन सी हो गई? जो निर्माण कार्य करती है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, सड़क इत्यादि बनाना, घर बनाना, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाना, उसको जो है बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम कंपेयर करें एक परचून की दुकान से। ठीक है, मान लो परचून की दुकान हम 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं, तो निर्माणी कंपनी हम शुरू कर पाएंगे 2 करोड़ रुपए से। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया इसमें। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, यदि अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है तो एकल स्वामित्व का व्यवसाय उपयुक्त रहेगा, और अगर अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी तो फिर साझेदारी संगठन अथवा कंपनी संगठन की आवश्यकता होगी। मतलब कम पूंजी की आवश्यकता है तो एक व्यक्ति भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, लेकिन अधिक पूंजी की आवश्यकता है व्यवसाय शुरू करने के लिए तो हमें साझेदारी संगठन या फिर कंपनी संगठन जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें अधिक लोगों की सहायता से पूंजी लगाई जा सकती है, सबसे उपयुक्त रहेगा। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। स्वामियों का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ ऑनर्स। सामान्यतः व्यवसाय के वे प्रारूप जिनमें जोखिम कम होता है, न्यूनतम होता है, व्यवसाय के स्वामियों को अधिक अच्छे लगते हैं। सभी को अच्छे लगेंगे जिसमें जोखिम कम होगा, लाभ की मात्रा ज्यादा होगी, हानि की मात्रा कम होगी। एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यवसाय में स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय में स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व की स्थिति में व्यवसाय के स्वामियों की निजी संपत्ति जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, व्यवसाय की संपत्ति के साथ सदा जुड़ी रहती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यहां से रिकवरी हम
कर सकते हैं एकाकी व्यापार के स्वामी और पार्टनरशिप के अंदर। अर्थात क्या कहने का मतलब हुआ, व्यवसाय में हानि होने पर व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। वहीं दूसरी ओर कंपनियों में अंशधारियों का दायित्व जो है वो सीमित होता है। अंशधारी केवल प्रति अंश न मांगी गई पूंजी का भुगतान करने के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। तो सीमित हो गया, लिमिट हो गया, जितने उनके पास अंश हैं उतने के लिए ही वो उत्तरदायी हो गए। अर्थात व्यवसाय में हानि होने पर अंशधारियों की व्यक्तिगत संपत्ति को व्यवसाय के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यह कहा जा सकता है कि जिन व्यवसायों में जोखिम अधिक है वहां कंपनी संगठन का चुनाव कर लेना चाहिए हमें, और जिन व्यवसायों में जोखिम कम है वहां पर एकाकी व्यापार या फिर साझेदारी व्यवसाय का ही चुनाव करना सही रहेगा। अगला पॉइंट, स्थापना में सुविधा। व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप के चुनाव को व्यवसाय की स्थापना के समय पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं भी प्रभावित करेंगी। एक संयुक्त पूंजी कंपनी को प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी स्थापना के समय अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। वहीं दूसरी ओर एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या साझेदारी व्यवसायों को बिना अधिक औपचारिकताओं के प्रारंभ किया जा सकता है। अतः जो व्यवसाय अधिक औपचारिकताएं पूरी करने में सक्षम ना हो वहां पर उनको कंपनी की स्थापना का विचार छोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट, निरंतरता और स्थायित्व। यदि किसी संस्था में निरंतरता और स्थायित्व का गुण है तो प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों की तरह संस्था में प्रवेश चाहेंगे और संस्था अपेक्षाकृत अधिक उन्नति करेगी। व्यवसायिक संगठन के कंपनी प्रारूप में ये सारी विशेषताएं विद्यमान हैं, क्योंकि सदस्यों के आने जाने का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर एकाकी व्यापार में व्यवसाय की मृत्यु होने पर व्यवसाय ही बंद हो जाता है। इसी प्रकार साझेदारी व्यवसाय में भी निरंतरता एवं स्थायित्व की कमी पाई जाती है। अतः निरंतरता और स्थायित्व के दृष्टिकोण को अगर हम ध्यान में रखें तो कंपनी संगठन अधिक महत्वपूर्ण या उपयोगी है। अगला पॉइंट, कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटी। एक व्यवसायिक संगठन जिसका कर दायित्व कम हो, न्यूनतम हो, वह सबसे उत्तम समझा जाता है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की अपेक्षा कंपनी का कर दायित्व अधिक होता है। व्यवसाय का पैमाना जितना छोटा होगा कर दायित्व भी उतना ही कम होगा। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यापार व्यावसायिक संगठन में अधिक उपयोगी रहने वाला है अगर हम कर दायित्व पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अगला पॉइंट, प्रबंधकीय आवश्यकताएं, मैनेजरियल नीड्स। प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताएं भी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। यदि व्यवसाय केवल स्थानीय प्रकृति का है, यानी कि सिर्फ छोटे एरिया पर लोकल है, तो प्रबंध के लिए एक ही व्यक्ति काफी होगा। इस तरह के व्यवसायों की स्थापना एकाकी व्यापार के रूप में की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, यदि व्यवसाय का क्षेत्र बड़ा है, ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो व्यवसायिक क्रियाओं की देखभाल के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और साझेदारी व्यवसाय इसके लिए बहुत अधिक उपयोगी रह सकेगा। जब व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना हो, यानी कि अब बहुत लार्ज, यानी कि अगर हम सोचे तो पूरे नेशनल लेवल पर अगर हमें करना हो एग्जाम्पल के लिए, तो व्यवसाय के विभिन्न विभागों को प्रबंध के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में हमें कंपनी संगठन का चुनाव कर लेना चाहिए। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय दोनों ही इन विशेषज्ञों के पारिश्रमिक, सैलरी व अन्य खर्चों को सहन नहीं कर पाएंगे और भविष्य में तरक्की के अवसरों के अभाव में इन संस्थाओं में विशेषज्ञ व्यक्ति प्रवेश करना पसंद ही नहीं करते। तो जब लार्ज एरिया पर हो, बड़े एरिया में व्यवसाय हमने फैला रखा हो, तो फिर हमें कंपनी जो है वो संगठन का चुनाव कर लेना चाहिए, और जब उससे छोटे पर हो तो फिर साझेदारी, और बिल्कुल छोटे पर हो तो फिर एकाकी व्यापार, क्योंकि संभालने में फिर उसी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए अगले पॉइंट पे, लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। व्यवसाय के जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं भविष्य में
जिनके अनुसार परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अतः व्यवसाय का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सके आसानी से। इस दृष्टिकोण का अगर हम ध्यान में रखें तो साझेदारी और कंपनी संगठन की अपेक्षा एकाकी व्यापार अधिक उपयोगी नजर आता है, क्योंकि एकाकी व्यापार का अपने व्यवसाय की सभी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है और समय और परिस्थितियों के अनुसार बिना अधिक व्यय किए शीघ्रता से व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है। तो लोचशीलता सबसे अधिक एकाकी व्यापार में पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है उत्पादन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। व्यावसायिक संगठन का प्रारूप निर्धारित करने में उत्पादन के पैमाने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर हो और आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा लाभ प्राप्त करना हो तो कंपनी संगठन चूज करना चाहिए, और यदि छोटे स्तर पर हो तो आवश्यकता अनुसार हम साझेदारी संगठन या फिर एकाकी व्यापार किसी में से भी एक का चुनाव हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वैधानिक। व्यावसायिक आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ वैधानिक दृष्टि से भी उपयोगी होना चाहिए। एक व्यवसाय सुचारू रूप से तभी चलाया जा सकता है, बढ़िया तरीके से तभी चलाया जा सकता है जबकि उससे संबंधित विधान और नियम बने हों। नियम, कायदे, कानून, रूल, रेगुलेशन जब बने हों तभी किसी भी व्यवसाय को आसानी से चलाया जा सकता है। उदाहरण से अगर समझने का प्रयास करें तो भारत में साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सहकारी समिति आदि के संबंध में कानून बने हुए हैं। विधानहीन और नियमहीन व्यवसायों का जीवन अनिश्चित और विवादपूर्ण होने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। अतः जिस व्यावसायिक संगठन का प्रारूप चुना जाए यह वैधानिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें नियम, कायदे, कानून इत्यादि बने हो उनका हम चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में 10वां पॉइंट हमारा गोपनीयता की आवश्यकता। यदि किसी व्यवसाय में व्यवसायिक रहस्यों की गोपनीयता वांछित हो, जरूरी हो, तो एकाकी व्यापार सबसे अच्छा रहेगा, जबकि साझेदारी संगठन और कंपनी संगठन में व्यवसायिक रहस्यों को गोपनीय रखना मुश्किल होता है या रखा ही नहीं जा सकता। तो जहां पर चीजें जो है वो सिर्फ अपने तक सीमित रखनी हो, किसी और को ना बताना हो, तो वहां पर एकाकी व्यापार, अदरवाइज हम जा सकते हैं पार्टनरशिप या फिर कंपनी के अंदर। लास्ट पॉइंट 11th, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट का कंट्रोल। सरकारी नियंत्रण से मुक्त चाहने वाले व्यवसाय के रूप में एकाकी व्यापार सबसे उत्तम रहेगा, बेस्ट रहेगा। साझेदारी में भी बहुत कम सरकार का हस्तक्षेप होता है, जबकि अगर हम कंपनी संगठन की बात करें तो कड़े सरकारी नियमों का उसको पालन करना होता है। अतः व्यवसायिक संगठन का ऐसा प्रारूप चुना जाना चाहिए जिसमें सरकारी नियमों का पालन भी आसान हो जाए और व्यवसाय में भी बाधा ना पड़े। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें सरकारी नियंत्रण से, तो फिर साझेदारी व्यवसाय जो है वो अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो क्योंकि व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का एक बार चयन करने के बाद उसे बदलना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसीलिए व्यवसायिक संगठन के चुनाव का निर्णय बहुत ही सोच विचार करके लेना चाहिए। उपरोक्त जो हमने ये अभी पॉइंट पढ़े हैं 11 इस महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित करते हैं, अर्थात केवल किसी एक घटक, ये जो 11 जो पॉइंट्स थे इसको घटक कह रहे हैं, एक घटक के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अतः सभी घटकों को अनुकूलतम संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तो देखना है हमें कि सभी के अंदर हम कैसे फिट हो सकते हैं, कोशिश करना है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं इन पॉइंट्स का कि छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार हम चुनाव कर लें, मध्य स्तर के व्यवसाय के लिए हम साझेदारी चूज कर लें, और बहुत बड़े लेवल पर अगर हमें व्यवसाय करना है तो कंपनी संगठन चूज करना जो है वो सही निर्णय रहेगा। जहां तक हम सार्वजनिक उपयोगिता की हम बात करें तो वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न प्रारूपों का चुनाव हम कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 11 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। जब भी हमें व्यवसायिक संगठन शुरू करना है तो उसके चुनाव के समय में भाई मुझे किस प्रकार का जो है वो संगठन चूज करना चाहिए। तो इन 11 पॉइंटों पर जो सबसे बढ़िया और खरा उतरता हो हमें उस प्रारूप का चुनाव कर लेना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें या फिर हमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले व्यवसाय का चुनाव।
परिवर्तन की कार्यप्रणाली में सबसे पहले लिया जाने वाला निर्णय व्यवसाय का चुनाव होता है कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना है। व्यवसाय का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करने की आवश्यकता होती है। एक बार व्यवसाय आरंभ करने के बाद उसे बंद करना अथवा उसे बदलना हमेशा ही जोखिमपूर्ण, हानिकारक ही रहेगा या फिर बहुत कठिन हो जाता है। व्यवसाय के चुनाव में सबसे पहले व्यवसाय के प्रकार का निर्णय लेना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का व्यवसाय करना है। व्यवसाय हमारे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था। सबसे पहले ट्रेडिंग आ जाता है, फिर निर्माणी आ जाता है और फिर सेवा क्षेत्र आ जाता है हमारा। ये हमने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ट्रेडिंग में तैयार किए हुए माल का क्रय विक्रय किया जाता है, निर्माणी में कच्चे माल को लेकर तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है और सेवा में ट्रांसपोर्ट आदि, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क आ जाते हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड वर्क आ जाते हैं, टैक्स से रिलेटेड वर्क आ जाते हैं। ये सारे सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके बाद ये जब चुनाव कर लेते हैं तो इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का व्यवसाय किया जाएगा और यह देखा जाता है कि उसके लिए कच्चा माल, मशीनें, श्रमिक इत्यादि कहाँ से उपलब्ध होंगे। ये ना हो व्यवसाय तो शुरू कर लें लेकिन हमें पता ही नहीं कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होते होते कॉस्ट हमारी, लागत हमारी बढ़ती चली जाती है। बाजार सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने क्षेत्र में किस तरह के उपभोक्ताओं को और कितनी मात्रा में माल बेचा जा सकता है। तो एक मार्केट सर्वे हम कर सकते हैं व्यवसाय शुरू करने से पहले। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की किस्म, क्वालिटी, उसकी कीमत, उसकी पैकिंग को भी निश्चित किया जा सकता है। जो मार्केट में ऑलरेडी पहले ही प्रोडक्ट हैं या फिर कस्टमर क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें हम सर्वे करके पता कर सकते हैं। वस्तुओं की लागत और संभावित विक्रय मूल्य के आधार पर व्यवसाय की लाभदायकता को अनुमान हम पहले से ही लगा सकते हैं। देखिए, एक बड़ा आसान सा तरीका है। अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो हमें अपने वस्तु की कीमत नहीं बढ़ानी, हमें अपने वस्तु की लागत को कम कर लेना है। वो क्या होगा कि मार्केट में भी हम स्टैंड कर पाएंगे और वस्तु की कीमत, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो व्यवसाय का चयन करते समय हमें प्रमुख 3 जिन बातों का ध्यान में रखना है, उसमें सबसे पहला है जोखिम की कितनी मात्रा है उसमें व्यवसाय में। जितना जोखिम कम होगा उतना ही व्यवसाय सहन कर पाएगा, तो उसको हमें शुरू कर लेना चाहिए। फिर लाभ की दर, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, जो हम पूंजी व्यवसाय में लाएंगे उस पर कितना लाभ हमें प्राप्त हो सकता है और पहुंच के अंदर हो। व्यवसाय जो है वो हमारा उद्यमी की पहुंच के अंदर होना चाहिए कि उसको वो कर सके। अर्थात व्यवसाय में कितनी पूंजी लगेगी, कच्चा माल कहाँ से ला पाएंगे, तकनीकी इत्यादि की आवश्यकता कितनी हमें जो है वो जरूरत पड़ेगी और कितना अवेलेबल हो पाएगा। तो ये व्यवसाय का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, व्यवसाय का पैमाना। व्यवसाय के चयन के बाद उसके आकार का निर्णय कर लेना चाहिए। व्यवसाय का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति इकाई औसत उत्पादन लागत न्यूनतम हो। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है उसमें बनाने की उसकी लागत जो है वो कम से कम आए। इसका अभिप्राय क्या हो जाता है कि उद्यमी को एक अनुकूलतम इकाई की स्थापना करनी चाहिए, मतलब जो बिल्कुल सही हो वो यूनिट लगानी चाहिए। प्राय यह देखने में आता है कि बड़े पैमाने के व्यवसाय से अधिक बचतें प्राप्त होती हैं, लेकिन व्यवसाय का पैमाना निश्चित करते समय यह भी जरूरी है कि ध्यान रखें कि क्या पूंजी व उत्पादन के अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगे। मतलब पूंजी इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन हम बहुत बड़ा व्यवसाय कैसे लगा सकते हैं, या फिर उस व्यवसाय के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होगी या जो मशीनों की आवश्यकता होगी क्या वो हमें इजीली मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है। क्या उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि उसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है, जैसे कि बर्फ का जो व्यवसाय करते हैं क्या उसका स्टॉक किया जा सकता है, क्या उसकी खपत इतनी ज़्यादा है शहर में, ठीक है, तो ये तो बड़ी जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगी हमारी चीज। इसी प्रकार उद्यमी को हम किसको कह रहे हैं, जिसने व्यवसाय शुरू करना है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उसे पर्याप्त मात्रा में वह प्रबंध क्षमता वो रखता है या नहीं रखता। अगर वो प्रबंध क्षमता बाहर से उपलब्ध करवा सकता है, मतलब सैलरी पे प्रबंधक रख सकता है या नहीं रख सकता, क्या उनको वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। फिर अगला पॉइंट हमारा तीसरा, व्यवसाय का स्थान। नवीन व्यवसाय के लिए स्थान उपयुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। स्थान सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त
नहीं होता। एक फुटकर व्यापारी के लिए शहर के मध्य भीड़ भाड़ वाला स्थान उपयुक्त होगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो एक निर्माणी संस्था के लिए वह स्थान उपयुक्त होगा जहां पर कच्चा माल आसानी से उसको मिल जाए, वातावरण भी बिल्कुल उस प्रोडक्ट के अनुकूल हो, श्रमिक सस्ते और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएं, यातायात वह भी कम से कम उसको सहन करना पड़े, और बाजार के भी निकट हो, और बैंक की सुविधाएं इत्यादि भी उसका निकट हो। तो बाजार का स्थान भी जब बनाए हम तो ध्यान रखें ये सारी चीजें। फिर व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। व्यवसाय के स्थान का चयन हो जाता है जब उसके बाद में व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करना चाहिए, जो इसी वीडियो में हमने पहले पढ़ा था। स्वामित्व की दृष्टि से व्यवसाय एकाकी स्वामी, साझेदारी या फिर संयुक्त पूंजी कंपनी हो सकती है। तो हमने ये पढ़ लिया पहले ही कि किस प्रकार से स्वरूप चेंज करना। अगर व्यवसाय का आकार छोटा है, जो हमने 11 पॉइंट पढ़े थे, उसमें जो भी हमारा व्यवसायिक संगठन स्वरूप फिट बैठता है हम उसका चुनाव कर लेंगे। मिस्टर हेने ने कहा था कि व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करते समय कुछ घटकों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया था, जो हमने 11 पढ़े थे। जैसे कि पूंजी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, स्वामियों का जो है वो दायित्व के ऊपर ध्यान रखना हमें, स्थापना में सुविधा कितनी जनक है, रूल रेगुलेशन किसके अंदर फॉलो हम कर सकते हैं, किसमें निरंतरता की आवश्यकता है, कर दायित्व इत्यादि, प्रबंध की आवश्यकताएं कितनी हैं, लोचशीलता का हमें ध्यान रखना है, उसमें उत्पादन के पैमाने का हमें ध्यान रखना इत्यादि। ये सारे के सारे जो है वो जब हमें व्यवसायिक स्वरूप चूज करना है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। फिर उसके बाद में संगठन संरचना का निर्धारण करना है। अब हमें संगठन संरचना का अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य संबंधों की स्थापना करने से हम लेते हैं। संगठन संरचना के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के लिए अनेक पदों की स्थापना की जाती है। क्योंकि प्रत्येक पद पर व्यक्ति ही कार्य करते हैं, इसीलिए इनके अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को निश्चित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पदों अथवा व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का अर्थ यह है कि कौन किसका वरिष्ठ होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन किसके अंडर में कौन व्यक्ति कार्य करेगा। संगठन संरचना के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कि रेखा संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, समिति संगठन। ये हमने अपने जो है वो आगे इन फ्यूचर में भी डिटेल में आएंगी, ये सारी की सारी चीजें वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। इन सब के अनेक गुण दोष होते हैं, अतः इनके गुणों और दोषों का अध्ययन करने के पश्चात ही संगठन संरचना का हमें निर्णय लेना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे। तो संगठन संरचना जो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन, समिति संगठन इत्यादि, इन सभी का हमें ध्यान में रख लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार का जो है संगठन का चुनाव करना है। बार बार हम इनको परिवर्तित करने में फिर कठिनाई होती है। अगला पॉइंट, कर्मचारियों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल। संगठन संरचना तैयार करने के बाद में निश्चित किए गए विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद में यह पता किया जाता है कि आवश्यक कर्मचारी कहाँ से उपलब्ध होंगे। इसके लिए रोजगार एजेंसीज की मदद हम ले सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की हम मदद ले सकते हैं, श्रम संघों की हम मदद ले सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की हम मदद ले सकते हैं। रिक्त पदों का विज्ञापन करके भी हम वांछित कर्मचारियों को भर्ती कर सकते हैं। वांछित जो हमें चाहिए। पहले इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र भेजेंगे, इसके बाद साक्षात्कार करके उनका चयन कर लेंगे, फिर उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दे देंगे जो काम हमने उनसे करवाना है। तो ये सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखना है कि सही काम पर सही व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। एक भी गलत नियुक्ति होने पर पूरी संस्था का जो है वो कार्य डिस्टर्ब हो सकता है, वह वातावरण को दूषित कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा वित्तीय नियोजन, फाइनेंस प्लानिंग। पूंजी व्यवसाय का प्राण होती है, बिना पूंजी के तो शुरू नहीं हो सकता। हमने चैप्टर में भी शुरू में ही पहला ही दूसरा पॉइंट आ गया था कि पूंजी जितनी होगी उसी हिसाब से हम फिर व्यवसाय के स्वरूप का हम चुनाव करेंगे। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होने पर ही व्यवसाय सफल और निरंतर संचालन की उम्मीद की जा सकती है। पूंजी की कमी हो गई तो निरंतरता में कमी आने के चांस हो सकते हैं। पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्ति, जिसको हम फिक्स एसेट कहते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग टर्म है, चल संपत्ति जिसको हम करंट एसेट के नाम से जानते हैं, और दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए जरूरी होती है। कुल पूंजी कितनी हो
और उसमें दीर्घकालीन पूंजी तथा अल्पकालीन पूंजी की मात्रा कितनी कितनी हो, यह व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे निर्माणी संस्थाएं अगर होंगी तो उनको दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी और अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता कम पड़ेगी। दीर्घकालीन फ्यूचर में हमारे काम आएगी, अल्पकालीन हमारे करंट टाइम पे काम आएगी। इसके विपरीत यदि हम बात करें व्यापारिक संस्थाओं की, जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, उनको अल्पकालीन पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी कि उनको समय समय पर बार बार जो है वो पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता कम पड़ने वाली है। वित्तीय नियोजन के लिए किए जाने वाले प्रमुख निर्णय और क्या हो सकते हैं, जैसे कि पूंजी की मात्रा का निर्धारण। पूंजी की मात्रा का निर्धारण करते समय हमें व्यवसाय की स्थायी और चालू पूंजियों के, स्थायी जो फिक्स एसेट जिसको हम बोलते हैं, जो लंबे समय दीर्घकालीन चलेंगी, चालू जो करंट एसेट है हमारी, करंट अल्पकालीन के समय जो हमारे काम आएंगी, विनियोगों को जोड़कर, राशि को जोड़कर प्राप्त कर लिया जाता है। स्थायी संपत्तियों में मुख्य रूप से भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि चल संपत्ति में हमें कच्चा माल, तैयार किया गया माल की लागत, किसको पैसा देना है, किससे पैसा देनदार, नकद शेष देना नहीं, जिससे हमने पैसा लेना है हम उनको चल संपत्तियों में लेने हैं, जिनको हमने पैसा देना है वो करंट लाइबिलिटीज में हमारी जाती हैं। पूंजी की मात्रा का निर्धारण करते समय व्यवसाय के भावी विस्तार या फिर आकस्मिक जो चीजें हो सकती हैं उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। फिर इसके अलावा पूंजी के स्रोतों का भी हम निर्धारण करेंगे। पूंजी की मात्रा के निर्धारण के बाद में पूंजी के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। पूंजी मुख्यतः अंश या फिर ऋण पत्र जारी करके, अंश वो जो होता है कंपनी के अंदर जो पैसा बाहरी व्यक्ति लगाते हैं उनका छोटे से छोटा एक हिस्सा हमारा अंश कहलाता है। ऋण पत्र जिनको हम डिबेंचर्स कहते हैं, डिटेल में अकाउंटेंसी में हम इनको पढ़ेंगे, या फिर बैंक से ऋण लेकर भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके अलावा प्रतिभूतियों का समय और मूल्य, जो सिक्योरिटीज हमने खरीदी उनका प्राइस और कितने टाइम के लिए वो ही है। स्रोतों का निर्धारण हो जाने के बाद में यह निश्चित किया जाता है कि जो अंश हैं, ये जो ऋण पत्र हैं, वो कब और किस मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे, कब वो पूरे हो जाएंगे, कब हमें पैसा जो है वो वापस करना है इत्यादि, ये सारी पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। तो वित्त नियोजन एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स। पूंजी की व्यवस्था हो जाने के बाद भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर इत्यादि स्थायी संपत्तियों को क्रय करने की व्यवस्था की जाती है। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम ये चीजें खरीदेंगे। स्थायी संपत्तियों की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करेगी या फिर उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। यदि व्यवसाय का आकार बड़ा होगा तो ये ज्यादा मात्रा में हमें खरीदने पड़ेंगे। यदि व्यापार का जो हमने व्यवसाय शुरू किया उसकी प्रकृति निर्माणी होगी तो भी अधिक स्थायी संपत्तियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमने पढ़ा था अभी। यदि हम ट्रेडिंग वाला काम करते हैं तो फिर हमें कम आवश्यकता पड़ेगी। इन संपत्तियों का क्रय बड़ी ही सावधानी पूर्वक हमें करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पूंजी हमारी व्यवसाय की लग जाएगी और इसमें फिर बाद में परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा। इनको क्रय करते समय विभिन्न पूर्तिकर्ताओं से पूछताछ कर लेनी चाहिए। जो विक्रेता कम मूल्य पर बढ़िया माल हमें दे रहा हो, हमें उसी से क्रय कर लेना चाहिए। तो स्थायी संपत्तियों का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि सारी हमारी पूंजी जो है वो यहाँ पर बहुत सारी पूंजी हमारी इन्वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। फिर अब कर लेते हैं संयंत्र की स्थापना, प्लांट को लगा लेते हैं अब हम। मशीनरी व अन्य उपकरणों की व्यवस्था कर लेने के बाद अब उन्हें कारखाना भवन में लाने की बारी आ जाती है। कारखाने के अंदर मशीनरी एवं अन्य उपकरणों को उचित स्थान पर ही फिट कर देना चाहिए, बार बार नहीं हो सकता ये चीजें। इनकी स्थापना इस प्रकार से होनी चाहिए कि कम से कम स्थान में इनको फिट कर दिया जाए और सामग्री का भी वेस्टेज अपव्यय ना हो। श्रमिकों को मशीन पर काम करते समय किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, कार्य जो है वो लगातार चलता रहे, कोई बाधा ना आए उत्पन्न है और मशीन का बढ़िया से अधिकतम उपयोग हम कर सकें। तो ये ध्यान रखना है जब हमने अपने प्लांट में मशीनरी को फिट वगैरह करना है, या बिल्डिंग हमें अपनी लैंड पर कहाँ पर बनानी है, कौन से बिल्डिंग के अंदर कौन सा निर्माणी चलेगा, ये सारी की सारी चीजें हमें पहले से ही ध्यान में कर लेना है। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट, व्यवसाय आरंभ करना। चलिए सारी चीजें हमने कर ली, व्यवसाय का चुनाव कर लिया, पैमाना चूज कर लिया, स्थान चूज कर लिया, संगठन का स्वरूप चूज कर लिया, संरचना का हमने निर्धारण कर लिया, कर्मचारियों की भी हमने व्यवस्था कर ली,
हमने पैसे का भी अरेंजमेंट कर लिया, हमने स्थायी संपत्तियों की भी व्यवस्था कर ली, हमने अपना प्लांट भी लगा लिया। अब व्यवसाय को हम शुरू कर लेते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद व्यवसाय आरंभ करने की बारी आ जाती है। उत्पादन के सभी साधनों की व्यवस्था हो जाने, संगठन ढांचा तैयार हो जाने और सभी पदों पर कर्मचारियों और श्रमिकों की नियुक्ति कर लेने के बाद व्यवसाय इकाई उत्पादन की स्थिति में आ जाती है। मतलब अब शुरू करना है। यहाँ पर विज्ञापन करके लोगों को बाजार में शीघ्र से उपलब्ध होने वाले एक नए उत्पाद के सभी गुणों की जानकारी हम एडवांस में दे देंगे। कुछ ही दिन में एक और उत्पादन शुरू हो जाता है और दूसरी ओर बाजार में उपभोक्ता उस जो प्रोडक्ट हमने तैयार करना है उसकी मांग करने लग जाते हैं। मतलब जैसे ही हमें व्यवसाय आरंभ करना है तुरंत एडवर्टीजमेंट करके और जहां बाजार में हमने वो माल अपना पहुंचाना है वहां पर एक एडवांस में अपने प्रोडक्ट की जानकारियां हम पहुंचा देंगे। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, मार्केट में जाने लगेगा, लोग पहले से ही डिमांड करने लग जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप है जो हमें ध्यान रखना है व्यवसाय शुरू करते समय। इस प्रकार परिवर्तन के अंतर्गत एक नए विचार को अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः वास्तविक रूप प्राप्त हो जाता है। ये सारे के सारे विचार थे जिसको हमने लास्ट में आकर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब ये विचार मात्र विचार नहीं रह गए बल्कि एक चालू उपक्रम हो गया। ठीक है, जो संयंत्र हमने स्थापित कर दिया ये चल पड़ा है। अब एकाकी व्यापार साझेदारी व्यवसाय को तो उपयुक्त व्यवस्थाओं जो हमने पढ़ी है पूरा होने पर प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन कंपनी व्यवसाय अगर हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ वैधानिक कार्रवाइयों को भी उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारी कंपनी की स्थापना इत्यादि चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। तो ये था आज हमारा टॉपिक व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन, जिसके अंदर हमने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन का चर्चा की और साथ ही साथ व्यवसाय प्रारंभ करते समय किन किन बातों का मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास के लिए धन्यवाद।